हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राजस्व व्यवस्था की, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता और जनहित याच का। साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ही ये सभी तीनों टॉपिक आते हैं, तो उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा रेलवे भर्ती, उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई भर्ती, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या अन्य किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि केशवानंदा भारती मामला संबंधित है। इससे पूछा गया कि जो केशवानंदा भारती मामला है वो किस सन से संबंधित है। तो केशवानंदा भारती मामला है जो 1973 ईस्वी से संबंधित मामला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है गोलकनाथ बनाम भारत संघ मामला संबंधित है। इससे पूछा गया कि जो गोलकनाथ बनाम भारत संघ मामला था वो किस सन से संबंधित था या किस सन में आया था। तो गोलकनाथ बनाम भारत संघ मामला जो 1967 ईस्वी में आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है न्यायिक समीक्षा की उत्पत्ति एवं विकास सर्वप्रथम हुआ। इससे पूछा गया कि जो न्यायिक समीक्षा है उसकी उत्पत्ति और विकास सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था। तो न्यायिक समीक्षा की उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका में हुआ था। कहाँ पर? अमेरिका में न्यायिक समीक्षा की उत्पत्ति एवं विकास हुआ था। इसका पहला मामला मालबरी बनाम मेडिसन संघ, ठीक है, इसका पहला मामला आया था मालबरी बनाम मेडिकल संघ 1803 ईस्वी में आया था, ठीक है ना। और तभी न्यायिक समीक्षा की गई थी और तभी से इसका विकास हुआ और इसका विकास अमेरिका में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसके पास है। इसमें पूछा गया कि भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति है वो किसके पास है। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट है अपने दिए गए निर्णय की न्यायिक समीक्षा दोबारा कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान संशोधन के द्वारा बदला जा सकता है। साथ ही इससे पूछा गया कि क्या न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान संशोधन के द्वारा बदला जा सकता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। नहीं बदला जा सकता, बदला जा सकता, बदला जा सकता कुछ विशेष विषयों पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा नहीं बदला जा सकता। साथियों, जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति है उसको संविधान संशोधन के द्वारा नहीं बदला जा सकता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है न्यायमूर्ति सैयद शाह मोहम्मद कादिर ने न्यायिक समीक्षा को कितनी कोटियों में वर्गीकृत किया। इससे पूछा गया कि जो न्यायमूर्ति सैयद शाह मोहम्मद कादिर थे उन्होंने न्यायिक समीक्षा को कितनी कोटियों में वर्गीकृत किया। तो उन्होंने न्यायिक समीक्षा को कुल 3 कोटियों में वर्गीकृत किया। कितनी कोटियों में? 3 कोटियों में वर्गीकृत किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस मामले में न्यायिक समीक्षा नहीं की गई। इससे पूछा गया कि किस मामले में न्यायिक समीक्षा नहीं की गई थी। साथियों, इससे पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस मामले में न्यायिक समीक्षा नहीं की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण 1992 में न्यायिक समीक्षा नहीं की थी। बाकी गोलकनाथ बनाम मामला 1967 में इसकी न्यायिक समीक्षा दोबारा की थी। केशवानंदा भारती मामला 1973 का था, इसकी न्यायिक समीक्षा की थी। और मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में, इसमें भी न्यायिक समीक्षा की गई थी। लेकिन कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण 1992 इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कोई कानून संवैधानिक है या असंवैधानिक, इसका निर्णय कौन करता है। इससे पूछा गया कि कोई भी कानून संवैधानिक है या असंवैधानिक, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका निर्णय किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता कौन है। इससे पूछा गया कि संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता कौन है। तो संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता है जो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ही संविधान की अंतिम व्याख्या कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है पहला संविधान संशोधन कब हुआ। इससे पूछा गया कि जो पहला संविधान संशोधन है वह कब हुआ था। तो पहला संविधान संशोधन 1991 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1991 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा संविधान संशोधन कब हुआ। इसे पूछा गया कि जो चौथा संविधान संशोधन है वो किस सन में हुआ था या किस वर्ष हुआ था। तो चौथा संविधान संशोधन 1955 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था?
1955 ईस्वी में चौथा संविधान संशोधन हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सातवां संविधान संशोधन कब हुआ? इससे पूछा गया कि जो सातवां संविधान संशोधन है वह कब किया गया था? तो सातवां संविधान संशोधन है 1964 ईस्वी में किया गया था। कब? 1964 ईस्वी में सातवां संविधान संशोधन किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 76वां संविधान संशोधन कब हुआ? इससे पूछा गया कि जो 76वां संविधान संशोधन है वह कब हुआ था? तो 76वां संविधान संशोधन 1995 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1995 ईस्वी में 76वां संविधान संशोधन हुआ था। साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 76वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा का विकास कहाँ से हुआ? इससे पूछा गया कि जो न्यायिक सक्रियता है इसकी अवधारणा का विकास कहाँ से हुआ था? तो न्यायिक सक्रियता की अवधारणा का विकास अमेरिका से हुआ था। ठीक है, जो न्यायिक सक्रियता है इसकी अवधारणा का विकास है जो अमेरिका से हुआ था। ठीक है ना, और इसका विकास 1947 ईस्वी में किया गया था। कब? न्यायिक सक्रियता का विकास अमेरिका में 1947 ईस्वी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियता को भारत में प्रयोग किया गया। इससे पूछा गया कि न्यायिक सक्रियता को भारत में कब प्रयोग किया गया? तो न्यायिक सक्रियता को भारत में 1970 ईस्वी में प्रयोग किया गया था। कब? 1970 ईस्वी में प्रयोग किया गया था। साथियों, भारत में न्यायिक सक्रियता की नींव किन जजों के द्वारा रखी गई? जो प्रमुख हैं इनमें पहले हैं न्यायमूर्ति B.R. कृष्ण अय्यर। ठीक है, इनमें पहले हैं B.R. कृष्ण अय्यर, इन्होंने न्यायिक सक्रियता की नींव रखी थी। दूसरे हैं P.N. भगवती, इन्होंने भी न्यायिक सक्रियता की नींव रखी थी। और तीसरे हैं O. चिन्नप्पा रेड्डी। ठीक है, चौथे हैं न्यायमूर्ति D.A. देसाई। ये 4 न्यायाधीश थे, इनके द्वारा न्यायिक सक्रियता की नींव भारत में रखी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 1970 ईस्वी में, और इसकी नींव 1970 ईस्वी में रखी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियता की नींव भारत में रखी गई। इससे पूछा गया कि न्यायिक सक्रियता की नींव भारत में किसके द्वारा रखी गई थी? इसके ऑप्शन देखते हैं, न्यायमूर्ति B.R. कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति P.N. भगवती, न्यायमूर्ति O. चिन्नप्पा रेड्डी और न्यायमूर्ति D.A. देसाई। तो साथियों, इसके 4 ऑप्शन सही है। किनके? क्योंकि इन चारों के द्वारा भारत में न्यायिक सक्रियता की नींव रखी गई थी। तो इसके ऑप्शन चारों सही होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियता को भी कहते हैं। इसे पूछा गया कि न्यायिक सक्रियता को क्या कहते हैं? न्यायिक सक्रियता को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो न्यायिक सक्रियता को हम न्याय गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? न्याय गतिशीलता न्यायिक सक्रियता को भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका पहली बार मामला आया। इससे पूछा गया कि जनहित याचिका का पहली बार मामला कब आया था? तो जनहित याचिका का पहली बार मामला 1960 ईस्वी में अमेरिका में आया था। कहाँ पर? 1960 ईस्वी में जनहित याचिका का मामला अमेरिका में आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत हुई। इसे पूछा गया कि भारत में जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जनहित याचिका की शुरुआत 1980 ईस्वी में की गई थी। कब? 1980 ईस्वी में न्यायमूर्ति B.R. कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति P.N. भगवती के द्वारा की गई थी। भारत में जो जनहित याचिका की शुरुआत है जो न्यायमूर्ति B.R. कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति P.N. भगवती के द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत 1980 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका को भी कहा जाता है। इसे पूछा गया कि जनहित याचिका को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन देखते हैं, सामाजिक क्रिया याचिका, सामाजिक हित याचिका और वर्गीय क्रिया याचिका या ये सभी। तो जनहित याचिका को तीनों कहते हैं, सामाजिक क्रिया याचिका, सामाजिक हित याचिका और वर्गीय क्रिया याचिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।
साथियों, जनहित याचिका जो किसी एक व्यक्ति के फायदे के लिए नहीं प्रयोग की जाती, वो किसी ग्रुप या किसी समाज के लिए जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वो किसी इंडिविजुअली व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं की जाती है।